रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है भावों के कारक ग्रह। ये एस्ट्रोलॉजी मास्टर की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें 15 भाग में बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं दिखे तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, बाकी आप चैनल पे जाके भी उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, एक मिनट, भावों के कारक। जो हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। ये हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है, ये फिक्स रहते हैं हमेशा। तो इनके कुछ स्थिर कारक हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है? ये भाव स्थिर रहते हैं लेकिन इनमें राशियाँ अलग अलग हो सकती हैं, ग्रह अलग अलग हो सकते हैं। ये सब कुछ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पहला हाउस, फर्स्ट हाउस है, तो इसमें हो सकता है कि कर्क राशि हो और मंगल ग्रह हो, या कर्क राशि हो या शनि ग्रह हो, ठीक है। लेकिन जो इसका कारक है वो हमेशा सेम रहेगा। कोई भी कुंडली होगी, किसी भी व्यक्ति कुंडली होगी, उसमें उस कारक को हम अवश्य ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो घर होता है, हाउस होता है, वो होता है तन का, ठीक है। तो प्रथम घर के जो प्रथम भाव के जो कारक है वो सूर्यदेव है, ठीक है। जो हेल्थ है मोस्टली वो सूर्यदेव के ऊपर डिपेंड करती है। उनका जो पहला जो कारक है वो क्या है? प्रथम हाउस का कारक है सूर्यदेव है, ठीक है। दूसरा होता भाव धन का, ठीक है। तो दूसरे भाव के जो स्थिर कारक है वो बृहस्पति देव है। दूसरे घर के जो कारक है वो क्या है? बृहस्पति देव है। अब देखिए, इस बात से हमें क्या पता चलता है कि द्वितीय भाव के कारक बृहस्पति देव है। मान के चलो मेष लगन की कुंडली है, तो पहले घर में क्या आ जाएगी? हमारे पास मेष राशि आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? मेष राशि आ जाएगी। तो दूसरे घर में क्या आएगी? वृष राशि आएगी। क्या आ जाएगी? वृष राशि आ जाएगी। अब उसके अंदर मान लिया शुक्र ग्रह ही बैठे हैं। किसके अंदर? दूसरे घर के अंदर। वृष राशि के अंदर शुक्र बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। शुक्र देव अपनी राशि में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे तो बहुत अच्छा है। धनेश, मैं कहता था ना, प्रथमेश या लग्नेश, द्वितीयश, तृतीयश, तो दूसरा भाव धन का है तो उसको हम धनेश भी बोल सकते हैं कि धन भाव का स्वामी का धन में बैठा है तो धन देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये देख लिया कि शुक्र ग्रह है वो वृष राशि में बैठा है, दूसरे घर में बहुत पैसा आएगा। पहली बात तो देखिए, अगर हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं ना तो उसके लिए हमें कम से कम 4-5 प्लैनेट देखने पड़ते हैं, 4-5 घर देखने पड़ते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे धन की बात करें तो हमें 11वां घर भी देख लेना चाहिए। 11वां जो भाव है वो इच्छा पूर्ति का है, उसका लाभ भाव है, लाभेश भी बोल देते हैं इसके स्वामी को। तो दूसरा घर 11वां घर कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। 9th हाउस भी देखना पड़ता है कई बार कि भाग्य साथ देगा या नहीं देगा धन कमाने में, ठीक है। तो अगर मान के चलो शुक्र जो है वो दूसरे भाव में बैठे हैं, शुक्रदेव क्या है? दूसरे भाव में बैठे हैं वृष राशि में, तो देखा तो बहुत अच्छा धन के लिए है। लेकिन अगर कुंडली में जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, वो कहीं भी एफ्लिक्टेड हो गए, प्रताड़ित हो गए, पाप कर्तरी में आगे पीछे उनके पाप ग्रह है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो धन तो मिलेगा लेकिन उतना धन नहीं मिलेगा जितना उसको मिलना चाहिए था, जो शुक्र की स्थिति थी सेकंड हाउस को देख के, समझे? तो ये रोल है कारक का कि अगर कारक कुंडली में कहीं भी एफ्लिक्टेड हो गया तो उस भाव के रिगार्डिंग उसको हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए एक श्लोक है कि कारक जो है वो भाव का नाश करता है। तो उसका कारण यह है कि वो एक्टिवली नाश नहीं करता। उसका कारण क्या है? एक्टिवली नाश नहीं करता। अब मान के चलो जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस में बैठ जाए। अब देखिए, अगर जुपिटर को कहीं से भी एफ्लिक्शन मिल गया, शनि की दृष्टि पड़ गई, राहु केतु की दृष्टि पड़ गई, ठीक है, तो एक तो क्या है कि दूसरा भाव जो है धन का भाव है, ठीक है, और जुपिटर जो है धन का कारक है। अगर जुपिटर दूसरे भाव में बैठ गया तो दूसरा भाव भी एफ्लिक्टेड हो गया और कारक भी एफ्लिक्टेड हो गया, तो हमें डबल नुकसान हो गया।
अगर मान लीजिए जुपिटर कहीं और होता तो क्या होता, सिर्फ दूसरा भाव एफ्लिक्टेड होता कि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि से या युति से, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि भाव और कारक, स्थिर कारक दोनों ही एफ्लिक्टेड हो गए तो डबल नुकसान हो गया। जैसे मैंने पहले वाला केस बताया था कि मान के चलो शुक्र बैठे सेकंड राशि में, ठीक है, तो क्या होगा, और दूसरा भाव एफ्लिक्टेड हो गया, ठीक है, किसी दुश्मन की दृष्टि पड़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, धन का नाश तो करेगा वो। लेकिन अगर जुपिटर कहीं और है और वो अच्छी स्थिति में बच गया तो उतना नाश नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, धनेश भी एफ्लिक्टेड हो गया और धन भाव भी एफ्लिक्टेड हो गया, तो जिसके कारण क्या, मतलब स्थिर कारक धनेश का, यहाँ पे स्थिर कारक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उस राशि के स्वामी की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं स्थिर कारक की बात कर रहा हूँ। तो दोनों ही एफ्लिक्टेड हो गए तो क्या होगा, डबल नुकसान उठाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो दूसरे भाव का जो कारक है वो है जुपिटर। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे घर की, ठीक है। तीसरे घर के जो कारक है वो क्या है, मंगल और बुध देव है। मंगल, अच्छा देखिए, जिस भी हाउस के या भाव के दो कारक ग्रह हैं तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, फिर उसको हम लेके आएंगे। जैसे तीसरा जो भाव है वो पराक्रम का भी है, छोटी यात्राओं का भी है और स्किल का भी है। तो अगर हम पराक्रम की बात करेंगे, और छोटे भाई बहन का भी है, तो अगर हम पराक्रम की बात करेंगे, छोटे भाई बहन की बात करेंगे, तो हम कारक लेंगे मंगल को, फिर मंगल की स्थिति देखी जाएगी चार्ट के अंदर। और अगर हम कौशल की बात करके चलेंगे, ठीक है, वैसे वाणी दूसरे हाउस से भी देखी जाती है, तीसरे हाउस से भी, क्योंकि बुध की खुद की राशि है तो वहाँ से भी चीज़ें देखी जाती है। तो बुध देव के कहीं भी एफेक्ट हो गए तो वाणी को भी प्रभावित कर देते हैं। बाकी मैंने बताया ना स्किल के लिए, ठीक है। तो अगर स्किल की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो फिर हम बुध को देखेंगे, मंगल को नहीं देखेंगे। चौथे जो भाव है उसके जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा और शुक्र है, ठीक है। अब चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करते हैं, चौथा भाव क्या होता है, माता का होता है, ग्रह सुख का होता है, भूमि वाहन का होता है वैसे तो, ठीक है। तो अगर चंद्रमा, देखिए भूमि वाहन कब मिलेंगे, अगर आपकी कुंडली में पैसा ही नहीं होगा। हालांकि भूमि जो है वो मंगल से भी देखी जाती है, लेकिन वाहन है जैसे चीज़ें, हालांकि वैसे देखा जाए तो एक चीज़ में कई सारे प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप वाहन कैसे खरीद पाएंगे, ठीक है। हालांकि शुक्र को हम कम ही लेते चौथे घर में, बल्कि चौथे घर में जब शुक्र होता है ना तो कई बार वो तो मतलब लांछन भी लगा देता है, किसी महिला द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है, छेड़छाड़ का किसी ऐसी चीज़ का। तो अगर चंद्रमा प्रभावित हो जाएगा तो चौथा हाउस प्रभावित हो जाएगा, फिर माता को कष्ट होगा ही होगा। पांचवा घर है जो होता है संतान का, विद्या का, मतलब एजुकेशन का, लव मैरिज वगैरह, इसका क्या बृहस्पति देव है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम बच्चे के लिए बृहस्पति देव को देखते हैं, तो अगर ये एफेक्टेड होगा बृहस्पति देव तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। छठे भाव के स्वामी क्या, मंगल देव और शनि देव है। छठा भाव किसका है, रोग, रिपु, ऋण का है, कंपटीशन का है, तो वहाँ पे मंगल की जरूरत पड़ेगी। अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आप कंपटीशन जीत जाएंगे, शत्रुओं से डट के सामना करेंगे, ठीक है। शनिदेव भी यहाँ पे अच्छे हैं, अगर शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं तो अच्छी स्थिति है। 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह का बैठना अच्छा है, ठीक है। क्यों है, शनिदेव के अंदर एक सडननेस है, ठीक है, एक लेजीनेस भी है। और अगर आप लेजी हैं तो क्या कंपटीशन जीत पाएंगे आप, ठीक है। अगर आप लेजी हैं तो आप कंपटीशन नहीं जीत सकते। सेकंड थिंग क्या है, सडननेस, एकदम से सडननेस आता है, एकदम से इवेंट हो जाना, तो वो शनिदेव के अंदर है। हालांकि शनिदेव का वो जो है वो वृद्ध है, ठीक है, लेकिन शनिदेव प्रैक्टिकल इंसान बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी शनिदेव के अंदर ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको ऋण जो है आप उससे बचोगे। प्रैक्टिकल जिसको नॉलेज होता है ना वो इमोशन नहीं बहता कि अरे ठीक है उसके पास गाड़ी है तो मैं भी गाड़ी ले लूँ, नहीं, उसको पता है मेरे पास इतना पैसा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करूँगा। तो छठे भाव का जो कारक है वो क्या है, मंगल और शनिदेव है, ठीक है। आगे देखिए, सातवें भाव के कारक क्या है, शुक्र देव है। सातवें भाव शादी के लिए होता है, शुक्र हमारी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब शुक्र देव जो है कुंडली के अंदर मेल चार्ट है तो
पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, और फीमेल चार्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति पति को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल जो है वो नाड़ी में, जाड़ी ज्योतिष में भृगुनंदी नाड़ी में पति को रिप्रेजेंट करता है। तो सातवें इसकी कारक कौन है? शुक्रदेव है। अष्टम के फिर से क्या है? शनिदेव है। नवम के सूर्यदेव और बृहस्पति देव है। नवम की कौन है? सूर्यदेव और बृहस्पति देव है। देखिए, नौवां भाव जो है वो भाग्य का भी और पिता का भी है। तो जब हम भाग्य की बात करेंगे तो क्या करेंगे? हम बृहस्पति देव को देखेंगे, ठीक है। और अगर पिता की बात करेंगे तो हम सूर्य देव को देखेंगे, क्योंकि नौवीं राशि के स्वामी भी क्या है? बृहस्पति देव, तो भाग्य वहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। 10th हाउस, देखिए जो कर्म है, 10वां भाव किसका है? कर्म का है। तो कर्म बहुत सारे ग्रहों से संबंधित है। तो इसमें सूर्य, बुध, बृहस्पति देव और शनिदेव, ये सारे क्या है? कर्म के हैं, ठीक है। तो इस सब के कारक ये है। अगर इन ग्रह में से कोई अफेक्टेड होगा तो कर्म भी उसका अफेक्टेड होगा। बृहस्पति देव जो है लाभ भाव के जो कारक है वो भी क्या है? बृहस्पति देव है। और द्वादश भाव के कारक कौन है? शनिदेव। तो जो 12 भाव के मैंने आपको स्थिर कारक बताए, ग्रह बताए हैं, अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए तो, अब कोई भी ग्रह एफ्लिक्टेड कैसे होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रहों की अवस्थाएं बता चुका हूँ, दीप्त, मुदित, ठीक है, कुपित, ये क्या अवस्था है। अगर आप सिंपली ये समझ लेंगे कि ग्रह अपनी राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, या मित्र राशि में बैठा है, ठीक है, या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो उसकी अवस्था अच्छी है। वहीं अगर वो शत्रु की राशि में बैठा है, शत्रु से दृष्ट है, तो उसकी स्थिति खराब है। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है तो स्थिति अच्छी हो जाती है, मित्र ग्रह से दृष्ट है तो स्थिति अच्छी हो जाती है। शत्रु की राशि में है, शत्रु से दृष्ट है तो क्या हो जाएगा? क्रूर ग्रह से दृष्ट है तो क्या हो जाएगा? वो एफ्लिक्टेड हो जाएगा। फिर पाप कर्तरी में मान लीजिए जिस घर में ग्रह बैठा है उसके आगे वाले और पीछे वाले घर में अगर पाप ग्रह होंगे तो भी क्या हो जाएगा? वो एफ्लिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये 12 भाव के मैंने स्थिर कारक बताए हैं, ये भी चार्ट में आपको देखने पड़ेंगे कोई भी निर्णय लेने से पहले, ठीक है। वैदिक ज्योतिष में तो हम 3 चीजें लेते हैं, भाव, भावेश और कारक। मतलब जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, मान लिया हम छोटे भाई के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो छोटे भाई का जो ग्रह है वो 3rd, तो भाव कौन सा होगा? तीसरा भाव होगा। भावेश कौन सा होगा? जो इस तीसरे घर में राशि है उसका स्वामी क्या हो जाएगा? वो भावेश हो जाएगा। और कारक, स्थिर कारक कौन है इसमें? तो स्थिर कारक इसमें बताया ना भाई के लिए, तो फिर हम मंगल को देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें देखेंगे, फिर हम चीज़ें ब्लेंड करेंगे। वो मैं अगले वीडियो में इससे आपको सिखाना शुरू कर दूंगा कि मेष राशि में 9 ग्रह को क्या फल रहेगा, वृष राशि में 9 ग्रह को क्या फल रहेगा। ऐसे करते करते फिर हम एनर्जी ब्लेंड करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे से फिर हम क्या है कि इस भाव की स्थिति देखेंगे कि ये भाव जो है ये शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी में है। शुभ कर्तरी में तो अच्छा है, पाप कर्तरी में है तो बुरा है। दृष्टि किन किन ग्रहों की है? शुभ ग्रहों की दृष्टि तो अच्छा है, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो एफ्लिक्शन में आ जाएगा, प्रताड़ित हो जाएगा। और क्या देखेंगे इसके अंदर? हम युति देखेंगे। फिर इसके अंदर जो ग्रह बैठा है उसके साथी कैसे, उसके मित्र के साथ बैठा है, अपने शत्रु के साथ बैठा है, या जहाँ पे जो राशि है उसमें जो ग्रह बैठा है 3rd हाउस में जो ग्रह बैठा है उसकी राशि मित्र की राशि है, शत्रु की राशि है, किसकी राशि है, ठीक है। और फिर इसका जो कारक है मंगल, वो कहाँ गया है, उसकी स्थिति कैसी है, वो मित्र राशि शत्रु राशि में है, ठीक है। और क्या देखेंगे हम? और देखेंगे इस घर का जो स्वामी है, मानिए यहाँ पे कर्क राशि है तो कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की स्थिति भी देखेंगे। मैंने कहा भाव देखेंगे, फिर भावेश देखेंगे, उसका स्वामी कौन है, ठीक है, उस राशि का स्वामी कौन है, और स्थिर कारक कौन है, ये चीज देखेंगे। ये सारी चीज देखने के बाद फिर हम किसी निर्णय पहुंचते हैं। हालांकि डीप डाउन के लिए हम नक्षत्र भी देखते हैं आगे, फिर तो बहुत सारी चीज़ होती है कि इवेंट कब होगा, दशांत दशा देखेंगे, गोचर देखेंगे, कई बार अष्टक वर्ग का यूज करते हैं, कई बार गोचर में नक्षत्र तक भी हम चले जाते हैं, ठीक है। गोचर में भी क्या होता है? गोचर देखा जाता है, फिर वेद स्थान, विपरीत वेद, और सब बहुत सारी चीज़ें होती है। हम धीरे धीरे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पुराने चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए आप क्रमशः पाठ को पढ़िए, ठीक है। जो ज्योतिष रूपी ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें मैं फिर से एक बार एक नया कलश लेकर ज्ञान का आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।